सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीफ और ब्रीवमेंट की। अगर हम इस वर्ड को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ वर्ड होगा। ग्रीफ और ब्रीवमेंट क्या होता है, कैसे, मतलब बहुत टफ लगता है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक इन द पीडियाट्रिक नर्सिंग। और हमने इसको साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा हमारे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ग्रीफ की। तो व्हाट इज़ ग्रीफ? अगर हम इसको सिंपल वे में देखें तो ग्रीफ मतलब होता है शोक या दुख। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें हर चीज़ का दुख होता है। हम अगर कोई चीज़ लॉस कर देते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद थी, तो उसके लॉस होने पे हमें जो दुख होता है उसको हम कहते हैं ग्रीफ। तो ग्रीफ इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू एनी लॉस। अगर हमारी लाइफ से कोई चीज़ लॉस होती है तो उसका जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, हमारे इमोशंस का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, जो एक हेल्दी पर्सन होगा, अगर उसकी लाइफ से उसका लव्ड वन या फिर कोई भी लव थिंग है वो लॉस होती है, तो उसके इमोशंस क्या होंगे? सैड, दुख होगा उसको बहुत ज़्यादा और बहुत ही इमोशनल हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो इट इज़ द इमोशनल रिएक्शन टू सेपरेशन और लॉस। ये एक इमोशनल रिएक्शन होता है किसी चीज़ से सेपरेट हो जाने पे या फिर लॉस होने पे। लाइक इम्पेंडिंग डेथ, हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है या डेथ ऑफ लव्ड वंस, हमारे कोई लव्ड वंस है उसकी डेथ हो गई, या लॉस ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, जो चीज़ हमारी बहुत ही वैल्यूएबल थी या फिर हमें बहुत पसंद थी उसके लॉस होने पे। तो ये सब होता है ग्रीफ। हमें जो नॉर्मल रिस्पॉन्स हमारी लाइफ का होता है किसी चीज़ को लॉस करने पर, उसको हम बोलते हैं ग्रीफ। अब ये बात हो गई ग्रीफ की। अब ब्रीवमेंट क्या होता है? ब्रीवमेंट एक टाइम पीरियड होता है जब पीपल ग्रीफ में होता है। जब पीपल को दुख हो रहा होता है वो पूरे टाइम पीरियड को हम ब्रीवमेंट कहते हैं। ब्रीवमेंट इज ए स्टेट ऑफ ग्रीविंग ड्यूरिंग विच अ पर्सन गोज थ्रू ग्रीफ रिएक्शन। मतलब ये एक स्टेट होती है जब पर्सन ग्रीफ में होता है, जब दुख में होता है, तो उसका जो ग्रीफ रिएक्शन होता है उसको हम ब्रीवमेंट कहते हैं। वो कितने टाइम तक ग्रीफ में है, ठीक है, वो कितने टाइम ले रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने पे। मतलब हमें हमारे एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं, तो हमारे फैमिली से किसी की डेथ हो गई तो हम नॉर्मली कितना उसको ग्रीफ रहेगा हमारा, मतलब हमें कितना दुख रहेगा, 1 दिन 2 दिन 13 दिन मान लीजिए। फिर एक टाइम पे हम भूल जाते हैं, तो वो एक जो टाइम पीरियड है उसको हम ब्रीवमेंट कहेंगे। अब ये ग्रीफ और ब्रीवमेंट के कॉज क्या होते हैं? व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ ग्रीफ? तो इट मे बी कॉज्ड बाय एनी लॉस इंक्लूडिंग रिलेशनशिप ब्रेकअप। किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, माँ और किसी सन का या डॉटर का, दैट्स ऑल द रिलेशनशिप ब्रेकअप। सेकेंड है लॉस ऑफ हेल्थ। कोई बहुत ही लंबे टाइम से इल है या फिर उसकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, वो लॉस कर रहा है अपनी हेल्थ को, तो उसको भी ग्रीफ होगा। नेक्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ फ्रेंडशिप। कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो जाती है, वो अपनी फ्रेंड को लॉस कर देते हैं, तो उनको भी बहुत ग्रीफ होगा। कुछ टाइम पीरियड तक तो उनको बहुत ही दुख होगा कि मेरी फ्रेंडशिप टूट गई। नेक्स्ट वन इज़ इलनेस ऑफ लव्ड वन। किसी लव्ड वन, हमारे फैमिली में या हमारी लाइफ में जो भी लव्ड वन होगा उसकी इलनेस पे, जो अभी लॉस ऑफ हेल्थ समझाया था, वो एज इट इज़ इलनेस ऑफ लव्ड वन ही है। तो किसी के इल होने पर भी हमें बहुत दुख होगा कि वो जल्दी से सही हो जाए। हम प्रे करेंगे कि वो बहुत जल्दी सही हो जाए, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम बहुत ही सैड फील करेंगे। नेक्स्ट इज़ डेथ ऑफ पेट। हम ह्यूमन से, हमें पेट से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, हर इंसान को होता है। 80% लोगों को तो पेट से लगाव होता ही है। तो उनके पेट के डेथ होने पे उनको बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। तो वो जो ग्रीफ होता है डेथ ऑफ पेट की वजह से, उसको हम ग्रीफ कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। क्या क्या स्टेजेस होते हैं ग्रीफ की? देयर आर 5 स्टेजेस आर आइडेंटिफाइड बाय साइकियाट्रिस्ट एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस। जो साइकियाट्रिस्ट थे एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस, उन्होंने 5 स्टेजेस आइडेंटिफाई किए थे ग्रीफ के। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ डिनाई। इसका एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल से, तो दिस कांट हैपन टू मी। फर्स्ट स्टेज होती है डिनाइल की, जिसमें
जो कोई ह्यूमन्स होता है, अगर उसकी लाइफ से कोई चीज़ लॉस हो गई है तो वो सबसे पहले यही कहेगा, इट इज़ नॉट हैपन विथ मी, दिस कांट हैपन टू मी, मतलब ये मेरे साथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज़ एंगर। नेक्स्ट स्टेज में एंगर आता है, उसको गुस्सा आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। हम लोग भी हैं, कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है, हमारे ही साथ क्यों होता है। तो ये एंगर स्टेज होती है। नेक्स्ट है बार्गेनिंग स्टेज, मतलब हम गॉड से भी बार्गेनिंग करते हैं कभी कभी कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, इसके बदले मैं ये कर दूँगा, इसके बदले मुझसे ये कर लो, ठीक है। तो ये होता है बार्गेनिंग, कि हम बार्गेनिंग भी करते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है डिप्रेशन। आई एम टू सैड टू डू एनीथिंग। उन्हें डिप्रेशन होगा, किसी भी ह्यूमन्स को जब लॉस होता है तो उन्हें डिप्रेशन भी आता है एक स्टेज पे, कि बहुत सैड हो जाता है, कोई चीज़ करने का मन नहीं करता, वो सोशल इंटरेक्शन बंद कर देते हैं, तो वो स्टेज आती है डिप्रेशन की। एंड द लास्ट स्टेज इज़ एक्सेप्टेंस। ये सारी स्टेजेस होने के बाद जब लास्ट स्टेज होती है तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये मेरी लाइफ में हो चुका है या हमने उसको लॉस कर दिया है, तो अब मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो आई एम रेडी टू गो ऑन विथ लाइफ, मतलब मैं अपनी लाइफ के साथ ही चलूँगा और जो हुआ सो हुआ। तो दैट इज़ ऑल आर स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ। हमें पता कैसे चलेगा कि ये ग्रीफ है। ग्रीफ कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। ये फिजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल साइंस भी देता है और सोशल साइंस भी देता है। अब फिजिकल में जैसे डिप्रेशन हो गया, साइकोलॉजिकल में एंगर हो रहा था, डिनाइल हो रहा था, सोशल साइंस में वो डिप्रेशन में सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा था। तो ये सारी साइंस होते हैं। तो फिजिकल साइंस में हम क्या देखेंगे, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप। तो अगर किसी पर्सन को ग्रीफ होगा तो वो उसी बारे में सोचता रहेगा, उसको अच्छे से नींद ही नहीं आएगी, वो अच्छे से सो नहीं पाएगा। तो इंसोम्निया उसको देखने को मिलेगा। टाइट मसल्स ऑफ मेनली चेस्ट एंड थ्रोट, मतलब उसकी चेस्ट और थ्रोट में जो मसल्स होते हैं उसमें टाइटनेस आ जाएगी। नेक्स्ट साइन इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। उसको भूख भी नहीं लगेगी, जब वो उसी चीज़ की टेंशन लेगा, उसे डिप्रेशन होगा तो उसे भूख भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट वन इज़ लिथार्जी। वो बहुत थकान महसूस करेगा, उसको वीकनेस भी लगेगी। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल साइंस की। तो साइकोलॉजिकल साइंस में पहला तो है एंगर। एंगर अभी स्टेजेस में भी पढ़ा कि उसको गुस्सा आएगा ही आएगा, वो उस चीज़ को डिनाई करेगा, उस चीज़ पे गुस्सा करेगा कि मेरे साथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है साइन एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस मतलब होता है किसी पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ लॉस कर दिया तो वो एक ही टाइम पे दो इमोशंस शो करेगा, मतलब वो उसी टाइम पे हैप्पी भी है और उसी टाइम पे सैड भी हो सकता है। किसी पर्सन पे वो लव भी एक्सप्रेस कर रहा है, देन सेम टाइम ही वो हेट करने लगेगा उसी पर्सन से। तो ये एम्बिवेलेंस होता है, जब दो इमोशंस हम एक ही टाइम पे और किसी सेम पर्सन पे ही शो कर रहे हो। नेक्स्ट है फैंटेसीज दैट द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट लॉस। साइकोलॉजिकल में ऐसा होता है कि हम हर चीज़ सोचते हैं कि कोई जादू हो जाए, कि हमारा जो चीज़ है, हमने जो लाइफ में लॉस किया है वो लॉस नहीं हुआ है, वो वापस आ जाए हमारे साथ, कोई ऐसे चमत्कार हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में बहुत आती रहती हैं। नेक्स्ट है गिल्ट ओवर इनएबिलिटी टू प्रिवेंट लॉस। मतलब हमें गिल्ट होगा कि हम उस लॉस को बचा नहीं पाए, मतलब हम उस लॉस को रोक नहीं पाए अपनी लाइफ से। हमें गिल्ट होगा कि हम उस जगह पर नहीं थे, या फिर हम होते तो हम ऐसा ना होने देते। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी साइकोलॉजिकल साइंस की, मतलब हम क्या क्या सोच सकते हैं। नेक्स्ट साइन की बात करें तो सोशल साइंस, विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़। मतलब अभी जैसे प्रीवियस में स्टेज में बताया था कि वो अपनी सोशल इंटरेक्शन कम कर देता है, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं होता अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिलीज़ में। तो जो उसकी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी। अब जब वो सोशल इंटरेक्शन कम कर देगा, डिप्रेशन में रहेगा, किसी चीज़ को मतलब कोई काम करने का मन नहीं करेगा, तो उसकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी होगी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। वो वर्क ही नहीं करने, उसका मन ही नहीं करेगा वर्क करने का, तो उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, उससे सोशल इंटरेक्शन भी कम हो जाएगा। वो सिर्फ एक जगह बैठा रहना चाहेगा कि मैं कुछ ना करूं, बस उसी दुख में बैठा रहूं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सोशल साइंस। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस ग्रीफ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग
और हमें देखना है कि बच्चों में क्या डिप्रेशन जो ग्रीफ है वो कैसे एक्सप्रेस होता है, क्योंकि ये सारे चीज़ें थी तो नॉर्मल स्टेज थी ग्रीफ की। बट चिल्ड्रंस की ग्रीफ में क्या होता है, वो तो एंगर और एम्बिवलेंस तो शो नहीं करेगा, ना तो वो डिप्रेशन में जाएगा, तो उसकी अलग स्टेजेस होती हैं चिल्ड्रंस की। तो फर्स्ट है डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन में द इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ इन चिल्ड्रन फ्रॉम टेम्पर टेंट्रम, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड मूड स्विंग्स इन ओल्डर चिल्ड्रन। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन मतलब इनिशियल एक्सप्रेशन, जो पहले एक्सप्रेशंस आते हैं ग्रीफ के चिल्ड्रंस में, तो टेम्पर टेंट्रम मतलब वो बच्चे को देखा होगा आप लोग ने, चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कोई चीज़ फेंकने लगते हैं, जो हाथ में आया वो फेंक दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड टेम्पर टेंट्रम। मतलब उन्हें गुस्सा आने लगता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसको हम कहेंगे टेम्पर टेंट्रम। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। उनका कंसंट्रेशन नहीं होगा, अगर हम उनसे बात करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन उस चीज़ पे होगा जो उन्होंने लॉस्ट की है, तो उनका लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा। एंड मूड स्विंग्स इन ओल्डर चिल्ड्रन, तो मूड स्विंग्स भी होंगे ओल्डर चिल्ड्रंस में, उनके पल पल में उनके मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब उनका मूड बदल जाएगा, कभी अच्छे खुश हैं, कभी खेल रहे हैं तो कभी अचानक से सोचने लगें या फिर शांत हो जाएं, कोई रिएक्शन नहीं दें ज़्यादा, तो वो होता है डिसऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है ट्रांजिशन। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड डिस्पेयर फॉलो स्ट्रेस। मतलब उसको होपलेसनेस फील होगा, हेल्पलेसनेस फील होगा, मतलब उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उसकी कोई उम्मीद भी नहीं है, उसको स्ट्रेस भी होने लगेगा कि मेरी ये चीज़ खो गई है, कोई ढूंढ नहीं रहा है, या मैंने अपनी पसंदीदा चीज़ खो दी है, वो कोई ढूंढता नहीं है या फिर कोई ला के नहीं दे रहा, उसको बहुत स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो रीऑर्गेनाइजेशन। व्हेन पेनफुल फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड, देयर इमोशनल एनर्जी फेड्स एंड चिल्ड्रन फील बेटर। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जब वो अपनी पेनफुल फीलिंग्स थी वो एक्सप्रेस कर देंगे, जो उनकी इमोशनल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। मतलब जब वो रो देंगे या फिर अपनी चीज़ें बता देंगे कि उनको क्यों इमोशनल फील हो रहा है या क्यों ग्रीफ है उनको, अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से, अपने भाई बहनों से, तो उनकी जो इमोशनल एनर्जी है वो फेड हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और बच्चे जो होंगे वो बेटर फील करेंगे उस पेनफुल फीलिंग एक्सप्रेस करने के बाद। तो ये सारा था ग्रीफ और बेरीवमेंट में। ये इतना कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है, और इसको हम बना के भी लिख सकते हैं, तो बहुत इजी था ये टॉपिक। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर कोई आपको क्वेरी होती है या फिर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।